6 आहान की कार उसके विल के पास आकर रुकी। आहान कार से बाहर निकल विल के अंदर गया। अंश भी उसके साथ अंदर गया। विला के हाल में 5 लोग बैठे थे, जिसमें 4 लड़के और 1 लड़की थी। आहान को अपनी तरह आता देख सब अपनी शीट से उठकर सबने आहान को ग्रिट किया। आहान अपना सिर हिलाकर सिंगल सोफे पर बैठ गया। आहान अपनी नजर चारों तरह घुमाया। वो किसको ढूंढ रहा है, ये समझ समर बोला, बॉस वेदांत सर भी आए हैं, वो बाहर एक कॉल अटेंड करने गए हैं। आहान हाँ में सिर हिलाया, फिर उस लड़की से बोला, मिशन की क्या अपडेट है। ये लड़की सनाया है। सनाया आहान के ब्लैक आर्मी की बेस्ट फीमेल फाइटर है। सनाया की उम्र 22-23 साल की है। उसकी आंखें काली और कोल्ड है। उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं रहता है। दिखने में सनाया किसी मॉडल जैसी है। सनाया के लिए आहान उसका भगवान है, और वो क्यों है इसका पता बाद में चलेगा। सनाया बॉस, हमने इंडोनेशिया के ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग को खत्म कर लड़कियों को वहां से सफेली निकाल लिया है। आहान सनाया से, कल से तुम मुंबई कॉलेज जाओगी, तुम्हारा एडमिशन हो गया है। कॉलेज के नाम पर सनाया के भाव थोड़ा बदल गए। वो 17 साल की उम्र से आहान के साथ काम कर रही थी। उसे पढ़ाई कारण बिल्कुल पसंद नहीं था। ये बात आहान भी जानता था। आहान, तुम्हें वहां जाकर किसी को प्रोटेक्ट करना है, बिना किसी के नजरों में आए, हर पल उसके साथ रहना है। सनाया समझ गई उसको कॉलेज क्यों भेजा जा रहा है। सनाया बॉस, मुझे किसे प्रोटेक्ट करना है। आहान, तुम्हारी लेडी बॉस को। ये सुनते ही वहां मौजूद 5 लोगों का फेस शॉक में खुला हो गया। वेदांत जो फोन पर बात खत्म कर हॉल में आ रहा था, वो भी शॉक में आ गया। वेदांत खुद से, भाई ने शादी कर ली और ये बात किसी ने मुझे बताई तक नहीं। अब थोड़ा अल्फा ग्रुप और वेदांत के बारे में जानते हैं। अल्फा ग्रुप में 5 मेंबर है। वेदांत, विशाल, विवेक, विनीत और विनय है। अल्फा ग्रुप को पूरे वर्ल्ड में V5 वॉरियर के नाम से जाना जाता है। अल्फा ग्रुप का लीडर वेदांत अग्निवंशी और फाउंडर आहान अग्निवंशी है। अल्फा ग्रुप मिलिट्री के स्पेशल कमांडो में भी इंक्लूड है, जो इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर मिशन करता है। आहान वेदांत को इस ग्रुप का लीडर बनाया है। क्यों बनाया ये हम बाद में जानेंगे। विशाल इस ग्रुप का वेपन्स एक्सपर्ट है। इसको हर तरह का हथियार यूज करना आता है, चाहे वो कितना भी पुराना या नया हो। विवेक इस दुनिया में किसी का भी लोकेशन ट्रैक कर सकता है। विवेक को वर्ल्ड का पूरा मैप ही याद है। विनीत अभी तक में वर्ल्ड का बेस्ट हैकर है। ये लगातार 5 सालों से इंटरनेशनल हैकिंग कंपटीशन जीता है। विनय किसी भी इंसान का इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। इसका नेटवर्क बहुत ही वाइड है। जिंदा हो या मुर्दा, सबकी इंफॉर्मेशन होती है इसके पास। वेदांत अग्निवंशी वेदांत आहान के चाचा प्रवीण का बेटा है। वेदांत बेस्ट डॉक्टर और बेस्ट साइंटिस्ट है। इन 5 की फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत है। आहान खुद इस 5 को सेलेक्ट कर ट्रेन किया है। आहान हॉल में बैठा था, तभी वहां वेदांत आया। वेदांत की पर्सनैलिटी भी थोड़ी आहान के जैसी थी। लुक में आहान के बाद घर में वेदांत ही आता है। वेदांत का उम्र 27 साल है। वेदांत आहान को आकर हग किया। आहान भी उसको हग किया। वेदांत खुश था क्योंकि वो 2 साल बाद अपने भाई से मिला था। आहान से अलग होकर वेदांत बोला, भाई ये क्या बात हुई, आपने शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं। अंश जो कि वही था, वो वेदांत को चिढ़ाते हुए बोला, तुम्हें शादी में इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि अगर तुम आते हो हमारे लिए खाना बचता ही नहीं। ये सुन वेदांत अंश को घूरने लगा। बचपन से ही वेदांत और अंश का नहीं बनता था, दोनों हरदम लड़ते रहते थे। उसके बाद सेम प्रोफेशन में आने के बाद दोनों और लड़ने लगे। आहान दोनों को घूरा तो दोनों चुपचाप बैठ गए। बैठने के बाद वेदांत थोड़ा सीरियस होकर, भाई आपने हम सबको अचानक से इंडिया आने को क्यों बोला, कोई बड़ी प्रॉब्लम है क्या। आहान, मैं तुम्हारे अल्फा ग्रुप को एक केस दे रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम जल्द से जल्द इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मुझे दो। वेदांत समर से फाइल लेकर पढ़ने के बाद हैरान होकर बोला, भाई ये तो अधीर माहेश्वरी का केस है, लेकिन वो तो आज से 12 साल पहले मर चुके हैं ना, तो आपको अब इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए। आहान सीरियस होकर, बहुत कुछ ऐसा है जो कि हमें पता नहीं है, जरूरत पड़ने पर इंडियन मिलिट्री के पावर का यूज करना। वेदांत सीरियस फेस के साथ, ओके भाई, मैं जल्द ही इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आहान हाँ में सिर हिला दिया। अंश खुश होकर, वेदांत मुझे लगता है एक बार तुम्हें मेरे साथ लैब आकर देखना चाहिए। वहां कुछ ऐसा है जो कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। वेदांत बोरियत से, तुम्हारा लैब तुम्हारे जैसा ही खाली दबा है, तो मुझे देखने की जरूरत नहीं है। वेदांत की बात सुन अंश गुस्से में,
अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। तुम्हारे बोलने पर भी नहीं बोल मुंह बनाकर हॉल से चला गया। आहान अपने शीट से उठते हुए, अल्फा ग्रुप से, तुम सब यही रहोगे। फिर वेदांत से, मेंशन आ जाना, चाची तुम्हें याद करती है। वेदांत, ओके भाई। आहान विला से निकल गया। रंधावा इंडस्ट्री। कियान का कैबिन। कियान अपने टेबल पर बैठ एक फाइल स्टडी कर रहा था, तभी अमर कियान के कैबिन में नॉक कर अंदर आया। कियान अमर को बोलने का इशारा किया तो अमर बोला, बॉस उनका नाम ईशानी है, वो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में है और उनकी उम्र 18 साल है। वो अग्निवंशी फैमिली के साथ रहती है। इसके अलावा हमें कुछ और पता नहीं चला। हमने बहुत कोशिश की लेकिन उनका क्या रिश्ता है अग्निवंशी फैमिली से ये पता नहीं चल पाया। कियान अमर को जाने का इशारा किया तो अमर चला गया। उसके जाने के बाद कियान अपने ड्रॉवर से एक फोटो बाहर निकला जिसमें एक 13 साल का लड़का जिसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था लेकिन आंखों में चमक थी। वो एक 5 साल की लड़की को अपने पीठ पर लिए हुए था। उस लड़की की आंखें हरी और चेहरे पर एक प्यारी से स्माइल थी, हो कि उसको क्यूट एंजल बना रही थी। कियान उस फोटो पर हाथ फेरते हुए बोला, लिटिल प्रिंसेस, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप मेरे आसपास ही हो। अगर हो तो प्लीज मेरे पास आ जाओ, आई रियली मिस यू बेबी। बोल उस फोटो को हग कर लिया। तभी कियान का फोन बजा। कियान नंबर देख कॉल रिसीव किया। उधर से किसी ने बोला, अगर तुम्हें उसके बारे में जानना है तो मेरे पास भी आ सकते हो। तुम्हारे जासूस तुम्हें तुम्हारे काम की इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे। वो तुम्हें चाहिए, वो मेरे पास है। बोल कॉल कट कर दिया। कियान खुद से, आहान को कैसे पता चला कि मैं उस लड़की की इंफॉर्मेशन निकलवा रहा हूँ, और उसको कैसे पता कि मैं क्या जानना चाहता हूँ। फिर कुछ सोचकर उसको कैसे नहीं पता होगा। बोल अपने काम पर लग गया। मुंबई कॉलेज म्यूजिक रूम में विक्की और उसका ग्रुप अपने आने वाले इंटर कॉलेज कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि कंपटीशन जल्द शुरू होने वाला था। सॉन्ग खत्म होने के बाद सबभी ने ताली बजाई। कियारा भी अवी के बुलाने पर उन सब के साथ प्रैक्टिस देखने आई थी। अवी चिल्लाते हुए, विक्की भाई आपने तो आज तहलका मचा दिया। अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहे ना तो यहाँ 2-4 लड़कियां तो बेहोश जरूर होगी। बोल हंसने लगी। अवी की बात सुन विक्की उसको घूरा। वही ईशा अपने क्यूट और कंफ्यूज वाले फेस के साथ अवी को बोली, विक्की भाई के सॉन्ग पर लड़कियां क्यों बेहोश होंगी, वो तो कितना अच्छा सॉन्ग गाते हैं। ईशा की बात सुन कियारा, अवी और आरोही अपना सिर पिट लिए। कियारा, क्यूटी पाए तुम अभी बच्ची हो, बड़े होने पर हम तुम्हें बताएंगे। तो ईशा हाँ में सिर हिला दी। 1 घंटे प्रैक्टिस के बाद विक्की उन लोग के पास आकर बोला, तुम सब बाहर चलो, मैं थोड़ी देर में आयु के साथ आता हूँ। ये सुन सब गर्ल्स वहां से चली गई। ईशा, कियारा, अवी, निशा, अभय और आरोही साथ में म्यूजिक रूम से निकल कॉलेज के मेन गेट की तरफ जाने लगे। वही आयु और विक्की भी अपना काम खत्म कर उनके पीछे आ रहे थे। ईशा और कियारा बातें करते हुए आगे चल रहे थे, वही बाकी सब उनके पीछे मस्ती करते हुए आ रहे थे। कियारा ईशा से, क्यूटी पाए तुम कुछ अपने बारे में कुछ बताओ। ईशा मुस्कुराते हुए, कायुदी, आपको जो भी जानना हो वो मेरे से पूछ सकती हो, मुझे जितना पता होगा मैं आपको बताऊंगी। ईशा की बात सुनकर कियारा स्माइल करते हुए बोली, क्यूटी तुम अपने फैमिली के बारे में बताओ, वो कहाँ है और तुम अग्निवंशी मैंशन में क्यों रहती हो। कियारा की बात सुन ईशा के फेस पर उदासी आ गई। फिर वो खुद को संभाल कर मासूमियत से बोली, कियुदी मुझे कुछ याद नहीं है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मेरी फैमिली में कौन है। आंसू ने मेरी जान बचाई लेकिन उसके बाद मैं कोमा में चली गई। 2 मंथ पहले मुझे होश आया, उसके बाद मैं आंसू के साथ रहने लगी। ईशा का पास्ट सुन कियारा के आंखों में उदासी आ गई, लेकिन वो को संभाल कर ईशा का ध्यान भटकाने के लिए कियारा ईशा से बोली, अच्छा तुम ये बताओ कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है। फिर क्या था। ईशा अपनी लिस्ट के साथ उसका स्वाद भी बताने लगी। कियारा और ईशा पूरी तरह अपनी बातों में खो गए। ऐसे ही बातें करते हुए दोनों जाने लगे। ईशा का ध्यान नीचे नहीं था, तभी उसका पैर एक पत्थर में लगा और वहीं पर पड़ा एक बड़ा कांच के बोतल का टुकड़ा उनके पैर में लगा। वो गिरने को हुई। कियारा उसको पकड़ती उससे पहले किसी ने ईशा के दोनों कंधों से पकड़ अपनी तरफ कर लिया, क्योंकि कुछ कांच के टुकड़े वहां अब भी थे। ईशा को पकड़ने वाला इंसान कियान था। कियान अपनी गाड़ी से बाहर निकल कियारा का इंतजार कर रहा था, लेकिन जैसे उसकी नजर ईशा पर गई उसको ध्यान से देखने लगा। ईशा अपने धुन में चली जा रही थी, लेकिन जैसे ही कियान की नजर ईशा के पैर के पास पत्थर पर पड़ी वो ईशा की ओर भागा, लेकिन वो उस तक पहुंचता उससे पहले ईशा को चोट लग गई। ईशा के पैर पर कांच लगने पर वो दर्द में चिल्लाए। ईशा की आवाज सुन अवी, आरोही और अभय भी वहां आ गए, साथ में विक्की और आयु भी।
विक की नज़र जैसे ही ईशा के पैर पर पड़ा वो परेशान होकर बोला, बच्चा आप ठीक हो ना? तो ईशा रोते हुए, भाई बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज कुछ करो। ईशा को दर्द में रोता देख आयु खुद से बोला, ओ गॉड, फेरी को पहले से खून की कमी है और अब ये चोट। ईशा का खून बहता देख कियान जल्दी से अपना रुमाल निकाल ईशा के पैर में बांध दिया। इससे थोड़े टाइम के लिए खून आना रुका। कियान ईशा को गोद में उठाकर अपनी कार के तरफ भागा, वही बाकी सब की भागे। कियान ईशा को लेकर कार में बैठ गया, आयु भी उसके साथ बैठ गया। कियान ड्राइवर को कार हॉस्पिटल ले जाने को बोला। ईशा को अपने गोद में लेकर कियान प्यार से बोला, बच्चा आप रो मत, देखना आपका पैर जल्दी ठीक हो जाएगा। ईशा रोते हुए, बहुत दर्द हो रहा है भाई बोल कियान का कोट पकड़ रोने लगी। वही ईशा के मुंह से खुद के लिए भाई सुन कियान सुन रह गया। उसको एक 4 साल की बच्ची याद आने लगी जो उसके पीछे भागते हुए बोल रही थी, भाइयों मुझे भी खेलना है। तभी उसका ध्यान आयु के बातों से टूटा। आयु फेरी हम बस हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं, तुम रो मत, भाई भी आ रहे हैं। आयु कार में बैठते ही आहान को कॉल कर दिया था। 20 मिनट बाद कार हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकी। कियान जल्दी ईशा को अंदर ले गया। अंश पहले से वहां मौजूद था क्योंकि उसको आहान कॉल कर दिया था। अंश ईशा को कियान से लेकर इमरजेंसी में चला गया। बाहर कियान और आयु बैठ गया। अब तक अवी, कियारा, विक्की, आरोही और अभय भी आ गए थे। 5 मिनट बाद आहान भी वहां आ गया। उसके फेस पर अभी कोई एक्सप्रेशन नहीं था, वो बस इमरजेंसी के डोर को देख रहा था। थोड़ी देर बाद अंश बाहर निकला। सब अंश के बोलने का इंतजार करने लगे। अंश, अभी वो ठीक है, चोट ज्यादा गहरा नहीं है, वो बेहोश हो गई है क्योंकि उसको ब्लड की कमी है, 15 मिनट बाद उसको होश आएगा। थोड़ी देर बाद ईशा को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। सब वही ईशा के होश में आने का इंतजार करने लगे। कियान ईशा को ध्यान से देख रहा था। फिर कुछ सोचकर आहान के पास जाकर बोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आहान समझ गया कि कियान को क्या बात करनी है। वो दोनों वहां से दूर आए जहां कोई नहीं था। कियान गहरी सांस लेकर, आहान ईशा कौन है और वो तुम्हारे साथ क्यों रहती है? कियान के इस सवाल पर आहान अपने एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ उसे देखने लगा। फिर एक तिरछी स्माइल लिए बोला, तुम्हें क्यों जानना है उसके बारे में? आहान की बात सुन कियान आहान को घूर कर देखने लगा। आहान, मुझे लगता है तुम जो सोच रहे हो वो सही है, बोल वहां से चला गया। कियान शॉक होकर वही खड़ा रहा। उसके आंखें में हल्के आंसू और ओठों पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। आहान के जाने के बाद कियान होश में आया। कियान खुद से, क्या आप वही है जो मैं सोच रहा हूँ? फिर को नॉर्मल कर बोला, अगर आप वही है तो मुझे आहान से सब कुछ जानना। फिर कियान भी आहान के पीछे ईशा के वार्ड में आया। ईशा को होश आ गया था। आहान ईशा को घूर कर देख रहा था। ईशा भी समझ गई कि आहान उसको क्यों घूर रहा है। ईशा अपने फेस पर मासूमियत लाकर आहान से बोली, आंसू देखो ना, मुझे चोट लग गई और बहुत दर्द हो रहा है। आहान ईशा का सिर सहलाते हुए, एंजल चलते हुए आपका ध्यान कहाँ था? मैंने आपको कितनी बार ध्यान से चलने को बोला है? ईशा मासूमियत से, आंसू मैं तो ध्यान से ही चल रही थी, गलती उस पत्थर की है जो मेरे रास्ते में आए और मुझसे टाकरा भी गई। ईशा की बात सुन आहान उसको अपनी आंखें छोटी कर देखने लगा। ईशा पहले ज्यादा नहीं बोलती थी ना ही शैतानी करती थी, लेकिन जब से वो कॉलेज जाने लगी है तब से उसका बर्ताव बदला है। पहले से ज्यादा वो आहान से ओपन हो गई है। लेकिन अभी भी उसको अनजान लोगों से बोलने या बात करने में डर लगता था। उसने कभी अपना बचपन नहीं जिया था, लेकिन अब वो आहान के साथ रहकर जी रही थी। आहान एंजल, मैंने आपको कितनी बार बोला है जब भी आप चलो तो अपने आगे पीछे का थोड़ा ध्यान रखो। फिर वो अवी, आयु और विक्की को देखकर, तुम सब कहाँ थे? तीनों एक साथ, सॉरी भाई, अब हम ध्यान रखेंगे। चारों को सैड देख अंश आहान से बोला, यार प्रिंसेस ठीक है तो तू इन सबको डरना बंद कर। अंश की बात सुन ईशा खुश होकर अंश को गले लग बोली, भाई आप बहुत अच्छे हो। ये सुन अंश आहान को एक टीजिंग लुक दिया। इन बातों के बीच कियान ध्यान से ईशा को देख रहा था। कियारा भी उसके पास ही खड़ी थी। ईशा का ध्यान अचानक से कियान पर गया और वो उसको ध्यान से देखने लगी। ईशा का ध्यान खुद पर देख कियान उसके पास जाकर उसके सिर को सहलाते हुए बोला, अब आप कैसे हो बच्चा? ईशा को आहान से अपनापन महसूस हुआ। वो खुश होकर, हम बिल्कुल ठीक है भाइयों। उसके मुंह से भाइयों सुन कियारा, आहान और अंश एक साथ कियान को देखे, फिर ईशा को। ईशा अपना सिर खुजलाते हुए बोली, क्या इन्हें भाइयों बोलकर हमने कोई गलती कर दी? लेकिन हमने जानबूझकर कुछ नहीं बोला, वो अपने आप हमारे मुंह से निकल गया।
इस पर कियान बोला, आप मुझे भाई बोल सकते हैं, मैं आपका भाई हूँ। कियान की बात सुन ईशा की आंखों में चमक आ गई। वो खुशी से उछलते हुए बोली, वाह, मेरे 4 भाई हो गए। अब तो मुझे बहुत सारा चॉकलेट और आइसक्रीम खाने को मिलेगा, साथ में गिफ्ट भी मिलेगा। थोड़ी देर बाद कियारा सैड होकर ईशा से बोली, सॉरी क्यूटी पाई, मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी, मुझे ध्यान रखना चाहिए था तुम्हारा। अगर मैं ध्यान देती तो ऐसा नहीं होता। ईशा, ऊहू कायू दी, आप कितना सोचती हो, ये एक एक्सीडेंट था। देखो हम बिल्कुल ठीक है, और आप तो ये भी जानते हो कि हम कितने स्ट्रांग हैं। थोड़ी देर बात करने के बाद अंश आहान से बोला, मैं डॉल को डिस्चार्ज करवाता हूँ। वहीं दूसरी तरफ अभय वार्ड से बाहर निकल एक कोने में जाकर किसी को कॉल किया। कॉल रिसीव करने पर दूसरी तरफ का आदमी बोला, अभय वहां सब ठीक है, लिटिल बॉस ठीक है ना? अभय, यहाँ सब ठीक है, उनको थोड़ी चोट लगी थी, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल लाए थे, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है। दूसरे तरफ का आदमी बोला, कैसी प्रॉब्लम? अभय परेशान होकर, उनकी मुलाकात कियान रंधावा से हो गई है और सयाद कियान रंधावा उनको पहचान भी गए हैं। आदमी बोला, कोई बात नहीं, अब तुमको और ज्यादा खुद का और उनका ध्यान रखना होगा, क्योंकि खतरा बढ़ने वाला है। अभय, कुछ दिनों से लिटिल बॉस का पीछा कुछ आदमी कर रहे थे, लेकिन उन सबको मैं पकड़ता उससे पहले किंग के आदमी ने पकड़ लिया। आदमी, जब तक उनके साथ किंग है वो सेफ है, लेकिन तुम्हें भी उनको प्रोटेक्ट करना है। अभय भी हाँ बोला, लेकिन थोड़ी देर बाद अभय इमोशनल होकर बोला, पापा मैं खुद का और उनका का अच्छे से ध्यान रखूंगा, बस आप प्लीज जल्दी आना। इस पर वो आदमी बोला, बेटा खतरा बढ़ेगा इसलिए सतर्क रहना, और मैं जल्द ही आऊंगा। अभय फोन रखा, वापस वार्ड के अंदर चला गया। वो आदमी अपना फोन रख एक अंधेरे रूम में आया जहां एक औरत बैठी एक फोटो को अपने हाथों में लिए ध्यान से देख रही थी। उसका फेस नहीं दिख रहा था अंधेरे के कारण। आदमी उस औरत को अभय की सारी बात दिया। वो आदमी बहुत परेशान दिख रहा था। उस आदमी की सारी बात सुनकर औरत बोली, शेखर तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। शेखर मैम, आप जानती है ना, अगर लिटिल बॉस का पता रंधावा फैमिली को चला तो खतरा बढ़ जाएगा। अगर उन लोग की नजर फिर से लिटिल बॉस पर पड़ी तो। औरत कॉन्फिडेंस के साथ बोली, उसे कुछ नहीं होगा, वो कोई कमजोर लड़की नहीं है, वो अधीर माहेश्वरी की बेटी है, ईशानी माहेश्वर। और ये बात मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि अधीर माहेश्वरी कौन है। ईशानी जल्द ही खुद को और अपनों को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट करेगी, वो भी अधीर की तरह होंगी। और रही बात खतरे की, तो उसको हमें कुछ टाइम के लिए रोकना होगा, जब तक कि ईशा पूरी तरह रेडी ना हो जाए। शेखर, यस मैम, मैं लिटिल बॉस की प्रोटेक्शन बढ़ा देता हूँ, बोल जाने लगा तो वो औरत बोली, अभय का भी तो शेखर हाँ बोल वाला से चला गया। वो औरत खुद से, कब आओगे तुम, उसे जरूरत है तुम्हारी, बोल उस फोटो को अपने सीने से लगा ली। अग्निवंशी मैंशन घर के सभी बड़े डिनकर अपने रूम में रेस्ट करने चले गए। वही आहान को कुछ काम था, इसलिए वो अपने स्टडी रूम में काम करने चला गया। अभी ईशा और आयु डिनकर गार्डन में बैठे बातें कर रहे थे। आयु ईशा से, फेरी तुम्हें याद है ना, कल तुम्हारे कंपटीशन का पहला राउंड है। ईशा, हाँ भाई मुझे याद है और मैंने सारी तैयारी भी कर ली है। तभी अवी बोली, आप दोनों कौन सी कंपटीशन की बातें कर रहे हो? आयु एक्साइटेड होकर अवी को कंपटीशन के बारे में बता दिया। अवी, वाह, ये तो कितना एक्साइटिंग होगा, लेकिन कल तो मैं क्यूटी के साथ नहीं रह पाऊंगी, बोल सैड हो गई। ईशा, क्यों नहीं रह पाओगी, कल तुम्हें कहीं जाना है क्या? अवी, हाँ कल मुझे अपने डिजाइन को प्रोफेसर से दिखवाना है। ईशा, लेकिन कल तो कॉलेज बंद है। अवी, हाँ कल कॉलेज बंद है, लेकिन कॉलेज में जो डिजाइनिंग वर्कशॉप हुआ था उसके प्रोफेसर कल कॉलेज आएंगे। मुझे अपने डिजाइन को अप्रूव करवाना है ताकि मैं कॉलेज में होने वाले इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन में पार्ट ले सकूं। आयु, कोई बात नहीं, तुम चली जाना, कल मैं तुम्हें सारी अपडेट दूंगा। आयु की बात सुन अवी भी खुश हो गई। ऐसे ही तीनों कंपटीशन से रिलेटेड बातें करने लगे। तभी उन्हें आहान की आवाज आए, अभी तक तुम लोग गार्डन में क्या कर रहे हो? फिर ईशा को देखकर, एंजल मैंने तुमसे मेडिसिन लेकर रेस्ट करने को बोला था ना। आहान जो कि अपना काम खत्म कर रूम में आया तो देखा ईशा रूम में नहीं है, तो वो उसको ढूंढते हुए गार्डन में गया, तभी उसे तीनों बातें करते दिखे। आयु हरबारा कर, भाई हम लोग बस जा ही रहे थे, बोल अवी को लेकर वहां से जल्दी में भाग गया, क्योंकि उसको डर था कहीं आहान उसकी क्लास ना लगाने लगे। ईशा भी अब तक उठकर आहान के पास आ गई थी। ईशा के घाव अब तक भर चुका था।
ईशा आहान के पास जाकर क्यूट फेस बनाकर अपने दोनों हाथों को हवा में उठा ली। आहान अपना सिर हिला, उसको अपने गोद में उठाकर मेंशन के अंदर ले गया। आहान ईशा को अपने रूम में आकर अपने गोद से उतार। आहान ईशा से, एंजल तुम्हारे कपड़ों पर गंदे हो गए हैं, जाकर इनको चेंज कर लो। लेकिन ईशा तो बिल्कुल आलसी बिल्ली की तरह आहान से चिपकी नामे सिर हिला रही थी। आहान समझ गया कि उसकी क्यूट बिल्ली खुद से अपने कपड़े नहीं बदलेगी, इसलिए वो ईशा को बेड पर बिठाकर खुद उसके लिए नाइट ड्रेस लाने चला गया। आहान ईशा के लिए एक टी शर्ट और शॉर्ट्स लाया। ईशा के बॉडी पर कुछ मिट्टी लगी थी, क्योंकि वो गार्डन में मिट्टी पर लेट गई थी। आहान ईशा को अपनी गोद में उठाकर बाथरूम में लाकर स्लैब पर बिठा दिया। ईशा को बिठा पर आहान उसके सारे कपड़े निकाल दिया। अभी ईशा सिर्फ अपने पिंक अंडरगारमेंट में थी। आहान एक गिला टॉवल से उसके बॉडी को क्लीन करने लगा। लेकिन जैसे ही उसके हाथ ईशा के गर्दन के नीचे जाने लगे, ईशा की सांसें तेज हो गई, उसका सीना ऊपर नीचे होने लगा। ईशा की ऐसी हालत देख आहान के बॉडी में गर्मी महसूस होने लगी। ईशा का फेस अब तक लाल हो गया था, वो आहान के टच से पागल हो रही थी। आहान के हाथ अपने खुले पेट पर महसूस कर ईशा अपनी आंखें बंद कर ली। आहान से भी जब कंट्रोल नहीं हुआ तो वो अपने ओठ ईशा के पेट पर रख उसको किस और बाइट करने लगा। ईशा का हाथ अपने आप आहान के बालों पर आ गए। आहान ईशा के पेट को बेतहासा चूमने लगा, फिर थोड़ा ऊपर आकर ईशा के ओठों पर अपने ओठ रख किस करने लगा। आज आहान किस के साथ बाइट भी कर रहा था, लेकिन बाइट भी धीरे धीरे कर रहा था, जिससे ईशा को तकलीफ ना हो। आहान ईशा को किस करते हुए बाथरूम से लाकर बेड पर लेटा दिया। 20 मिनट की लंबी किस के बाद वो उसके लिप को छोड़ नेक पर किस करने लगा। ईशा लंबी लंबी सांस लेने लगी। आहान किस में साथ हल्का हल्का बाइट भी कर रहा था। आहान का एक हाथ ईशा के कमर को सहला रहा था, वही दूसरा हाथ उसके बालों में था। आहान अपना सिर उठाकर ईशा को देखा, जो कि उसके एहसास में पूरी तरह खो चुकी थी। आहान ईशा के दोनों आंखों पर किस कर बोला, वाइफी ओपन योर आई एंड फील मी। बोल ईशा के क्लीवेज पर किस और बाइट करने लगा। वो काफी हल्के से बाइट कर रहा था, जिससे ईशा को दर्द नहीं हुआ, लेकिन उसके मुंह से आवाज जरूर निकलने लगी, जिसे सुन आहान एक्साइटेड हो गया। आहान ईशा के ब्रा को निकाल फेंका। अब उसके नजरों के सामने ईशा के स्नो जैसी बॉडी का ऊपर पार्ट था। आहान ईशा के ब्रेस्ट को अपने हाथों से सहलाने लगा, फिर अपने मुंह में ब्रेस्ट का एक हिस्सा लेकर बाइट और सक करने लगा, वही अपने दूसरे हाथ से उसके ब्रेस्ट को सहला रहा था। ऐसे ही आहान दोनों तरफ ब्रेस्ट को बाइट और सक करने लगा। 20 मिनट बाद आहान फिर से ईशा के ओठों पर आकर उसको किस करने लगा। आहान का एक हाथ अब ईशा के थाई पर चल रहा था, जिसको महसूस कर ईशा बेड पर मचलने लगी, लेकिन वो हिल नहीं पाई क्योंकि आहान उसको पूरी तरह से अपने नीचे दबाया था। ईशा पसीने से पूरी तरह लटपट हो गई। वो हाफते हुए बोली, आंसू प्लीज अपने हाथों को मेरे थाई के पास से हटा लो, मुझे बहुत अजीब लग रहा है अपने बॉडी में। आहान ईशा के पेट पर किस करते हुए साथ में अपने एक हाथ से उसके ब्रेस्ट को सहलाते हुए अपने सडक्टिव वॉइस में बोला, वाइफी क्या मेरा ऐसा करना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है। ईशा मदहोशी में, बहुत अच्छा लगा रहा है, लेकिन साथ में अजीब फीलिंग हो रही है। आहान, सऊ वाइफी तो बस इस फीलिंग को अपनी आंखें बंद कर महसूस करो। बोल आहान ईशा के लोअर इनर को भी निकाल दिया। अब ईशा आहान के नीचे बिना कपड़ों के तड़प रही थी। आहान भी अपना टी शर्ट निकाल दिया। आहान अपना एक हाथ ईशा के लोअर पार्ट पर जैसे ही रखा, ईशा उसके हाथ पकड़ नामे सिर हिला दी। ये देख आहान ईशा के सिर पर किस कर बोला, वाइफी कुछ नहीं करूंगा, बस थोड़ी देर के लिए तुम्हें अपने प्यार को फील कराऊंगा। तुम्हें मेरे प्यार को फील करना है ना? तो ईशा हाँ में सिर हिला दी। ईशा का जवाब सुन आहान के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई, जिसे शायद ही किसी ने देखा हो। ईशा आहान को देख अपनी आंखें बंद कर अपने हाथ को आहान के हाथ से हटा ली। आहान अपने हाथों से ईशा के लोअर पार्ट पर धीरे धीरे मूवमेंट करने लगा, जिससे ईशा के मुंह से सुडिक्टिव आवाज निकलने लगी। ईशा के फेस पर भी एक स्माइल आ गई, जिसको देख आहान तो जैसे पागल ही हो गया। इसी तरह आहान ईशा को 2 घंटे तक अपने प्यार का एहसास करवाया। ईशा तो आहान के छोड़ते ही सो गई। आज आहान के फेस पर एक अलग चमक और सेटिस्फैक्शन था, जो कि उसको ईशा के करीबी से मिला था। आहान ईशा के फहद पर किस कर जुनून के साथ बोला, एंजल यू आर माई लाइफ, एक बार तुम मुझसे दूर जा चुकी हो, लेकिन अब तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर पाएगा, मौत भी नहीं। ईशा को देखते हुए आहान के आंखों में ईशा के लिए एक पागलपन था। फिर आहान बेड से उठकर बाथरूम में जाकर एक गिला टॉवल लाया।
उस टॉवल से ईशा की पूरी बॉडी क्लीन के उसको पानी टी शर्ट पहनाकर खुद सिर्फ लोअर पहने ईशा को हग कर सो गया। अगले दिन सुबह ईशा आराम में हॉल में बैठी थी। उसके साथ अवी और आयु भी बैठे थे। आज तीनों के फेस पर खुशी थी क्योंकि आज उनको कितने दिन बाद ट्रेनिंग से छुट्टी जो मिली थी। आहान सुबह ईशा को ट्रेनिंग के लिए उठाया था, लेकिन ईशा अपने पैर में दर्द का बहाना बनाकर फिर से सो गई। आहान भी ये बात अच्छे से जानता था कि ईशा बहाना बना रही है। उसके घाव तो कब के भर चुके थे, फिर भी आहान ईशा को सोने लिया क्योंकि रात को ईशा देर से सोई थी, वो भी आहान के कारण। इसी तरह ईशा के साथ आयु और अवी की भी छुट्टी हो गई। विक्की तो कल मेंशन आया ही नहीं था क्योंकि उसको कुछ काम था। अभी वो तीनों अपनी खुशी ही मना रहे थे। तभी एक 27 साल का लड़का मेंशन के अंदर आया। उस लड़के को देख अवी और आयु पहले एक दूसरे को देखे, फिर जोर से चिल्लाते हुए जाकर उस लड़के के गले लग गए। वो लड़का भी दोनों को हग कर लिया। आयु और अवी की आवाज सुन घर के बाकी लोग भी हॉल में आ गए। उस लड़के को देख माया जी के आंखें में आंसू आ गए। वो लड़का अवी और आयु से अलग होकर माया जी के पास आकर बोला, मॉम, अब मैं तो आ गया हूँ, फिर आप ऐसे रो क्यों रही हो? तो माया जी उसको मरते हुए, तुम इतने दिनों से कहाँ थे? क्या तुझे मेरी याद बिल्कुल नहीं आती है वेदांत? वेदांत माया जी को हग करते हुए, मॉम आई मिस यू सो मच, लेकिन आप जानती हो ना मैं काम में बिजी था इसलिए नहीं आ पाया। प्रिया जी आकर वेदांत का कान खींचते हुए, आप इतने बिजी थे कि आपको कॉल करने का भी टाइम नहीं मिला। वेदांत अपना कान छुराते हुए, बड़ी माँ दुख रहा है, अब से ऐसा नहीं होगा। तब जाकर प्रिया जी उसके कान छोड़ी तो वेदांत हंसते हुए उनको अपने गले लगा लिया। वेदांत ऐसे ही सभी घरवालों से मिला। आहान वहां नहीं था क्योंकि वो पहले ही ऑफिस के लिए निकल गया था। सबसे मिलने के बाद वेदांत की नजर ईशा पर गई जो कि उसे देख रही थी। वेदांत ईशा के पास जाकर बोला, HYYY लिटिल गर्ल, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? ईशा कोई जवाब देती उससे पहले अभी ईशा का इंट्रोडक्शन दे दी। वेदांत को पहले से ही पता था आहान ने शादी कर ली है, लेकिन ये नहीं पता था कि शादी की किससे है। वेदांत ईशा को गौर से देख उसको पहचानने की कोशिश करता है, लेकिन वो पहचान नहीं पाया, लेकिन उसको ईशा क्यूट लगी। ईशा वेदांत से बोली, आप कितने कूल हो, बिल्कुल फिल्म वाले हीरो की तरह। ईशा के मुंह से खुद की तारीफ सुन वेदांत खुश हो गया। वही आयु ईशा की बातें सुन मुंह बनाकर बोला, फेरी ये तो गलत बात है, तुमने आज तक मेरी तारीफ तो नहीं की। लेकिन वेदांत भाई से मिलते ही उनकी तारीफ करने लगी। आयु की बात सुन ईशा मासूमियत से बोली, आयु भाई मैंने कोई तारीफ नहीं की है, ये बिल्कुल कल के मूवी वाले हीरो की तरह दिख रहे हैं। ईशा गलत भी नहीं बोल रही थी। वेदांत इस समय ब्लैक जीन्स, ब्लैक टी शर्ट के ऊपर लेदर का जैकेट पहना था जो कि उसको कूल बना रहा था, और वो दिखने में तो हैंडसम था ही। ईशा की बात सुन आयु का मुंह बन गया। वही वेदांत के फेस पर ईशा की मासूमियत भरी बातें सुन स्माइल आ गई। माया जी, वेदांत बेटा आप फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लेकर रूम में आती हूँ। वेदांत भी माया जी की बात मान अपने रूम में चला गया। सबके जाने के बाद अवी, ईशा और आयु के रूम में आ गए क्योंकि आज ईशा के कंपटीशन का फर्स्ट राउंड था जिसके लिए उनको कुछ तैयारी करनी थी। अवी और आयु के रूम में कंपटीशन की तैयारी करने में लगे थे। आयु फेरी तुम रेडी होना, अब मैं तुम्हारा इड लॉग इन करूंगा क्योंकि कंपटीशन 20 मिनट बाद स्टार्ट हो जाएगी। ईशा भी हाँ में सिर हिला दी। इस कंपटीशन के लिए ईशा से ज्यादा तो आयु नर्वस था। ऐसा लग रहा था जैसे ईशा नहीं आयु ही इस कंपटीशन का कैंडिडेट हो। चलिए थोड़ा हम कंपटीशन के फर्स्ट राउंड को जान ले। फर्स्ट राउंड में 1000 कैंडिडेट पार्ट ले रहे हैं। फर्स्ट राउंड में 20 कैंडिडेट का एक ग्रुप होगा। हर ग्रुप को एक टारगेट दिया जाएगा और हर ग्रुप से एक ही मेंबर नेक्स्ट राउंड में जा सकते हैं। ग्रुप का जो भी कैंडिडेट सबसे कम टाइम में टारगेट कंप्लीट करेगा वही नेक्स्ट राउंड में जाएगा। ये कंपटीशन ऑनलाइन था, फिर भी माइक ऑन होने के कारण कोई भी किसी से बात कर सकता है। कंपटीशन स्टार्ट हो गया। ईशा की उंगलियां कीबोर्ड पर नाच रही थी और उसके फेस पर एक डेविल स्माइल थी। ईशा 10 मिनट के अंदर ही वर्क को कंप्लीट कर ली। ईशा की स्पीड काफी फास्ट थी। इस वर्क को कंप्लीट करने में किसी भी हैकर को कम से कम 20 मिनट लगेगा, जो कि बेस्ट हैकर होगा। आयु तो बस अपनी आंखें फाड़े स्क्रीन को देख रहा था, फिर अचानक से चिल्लाने लगा। आयु खुशी से उछलते हुए, फेरी तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने आज तक के हैकिंग कंपटीशन के दुनिया में नया रिकॉर्ड बना लिया। यू आर द बेस्ट, बोल उसको हक कर लिया। आज तक हैकिंग कंपटीशन में किसी ने भी इतने कम टाइम में टास्क कंप्लीट नहीं किया है। तुमने इतने कम टाइम में कैसे इस लेवल को क्रैक किया? ईशा बोली, भाई आपने तो बोला था
कि ये हैकिंग कंपटीशन दुनिया का सबसे हार्ड कंपटीशन है, लेकिन ये तो कितना आसान था। आयु तो हैरानी से ईशा को देखने लगा। ये इंटरनेशनल हैकिंग कंपटीशन ऐसा कंपटीशन है जिसमें डार्क वर्ल्ड के बेस्ट हैकर पार्ट लेते हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए। वही ईशा इसको आसान बोल रही है। वही कोई और भी था जो आयु की तरह हैरानी से अपने लैपटॉप स्क्रीन को देख रहा था। अल्फा ग्रुप का ऑफिस। विनीत तो मुंह खोले हैरानी से स्क्रीन को देखते हुए बोला, ऐसा कैसे हो सकता है इतना फास्ट। विशाल विनीत से, भाई इस क्यूट एंजल ने तो तेरा आज तक का रिकॉर्ड 10 मिनट में ही खत्म कर दिया। विशाल की बात पर विनीत गुस्से से बोला, फर्स्ट राउंड जीतने के बाद कोई बेस्ट हैकर नहीं बन जाएगा। बेस्ट मैं हूं, था और रहूंगा। और ये क्यूट एंजल जो भी है इसको मैं ऐसा हराऊंगा कि ये अपने कीबोर्ड को छूने से भी डरेगी। विनीत को अपने हैकिंग स्किल पर बहुत घमंड था क्योंकि आज तक उसको कोई हरा नहीं पाया था। पूरी दुनिया उसको वाइल्ड टाइगर के नाम से जानती है। इसका एक अलग ही पोजीशन है हैकिंग वर्ल्ड में। विनीत की बात सुन विनय बोला, जो इंसान कंपटीशन के फर्स्ट राउंड को इतनी आसानी से कंप्लीट कर सकता है वो कोई नॉर्मल हैकर नहीं होंगी। फिर विनय हंसते हुए, मुझे क्या पता वो लड़का है या लड़की है बोल। फिर हंसते हुए बोला, लगता है कोई ऐसा आ गया है जो कि तुझे बराबर का कंपटीशन देगा है तेरे फील्ड में। विनय की बात सुन विनीत कुछ बोलता उससे पहले उन्हें किसी की कोल्ड आवाज आई, अगर तुम लोग का टाइम पास हो गया हो तो काम पर लग जाओ, जल्दी ही हमें बॉस को रिपोर्ट देना है। ये किसी और की नहीं वेदांत की आवाज थी, जो कि कब से इन लोगों की बात सुन रहा था। वेदांत वर्किंग प्लेस पर हमेशा आहान को सबकी तरह बॉस ही कहता था। वेदांत की बात सुन सब अपने काम में लग गए। वेदांत भी किसको क्या करना है ये बताकर अपने काम पर लग गया। आज का दिन ऐसे ही निकल गया। वही रात को करीब 8 बजे मुंबई हाईवे पर रोड के बीच में दो ग्रुप एक दूसरे से लड़ रहे थे। यहाँ रोड के बीच दोनों तरफ जंगल था। इस समय यहाँ का माहौल ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी दो देशों के बीच जंग हो रहा हो। रोड पर खून की नदियां बह रही थी जिसके बीच लाशें तैर रही थी। किसी आदमी के पैर कटे तो किसी के हाथ, ऐसे ही ना जाने कितने ही लोगों के शरीर के कई अंग बिखरे थे। ऐसे ही 30 मिनट के गोलीबारी के बाद वहां का माहौल बिल्कुल शांत हो गया। माहौल शांत होने के बाद एक आदमी जिसने ब्लैक शर्ट, ब्लैक पैंट और एक लंबा ब्लैक ओवरकोट पहन रहा था, वो बहुत ही स्टाइल के साथ लाशों के बीच से होते हुए जाकर एक कार के बोनट पर किसी राजा की तरह बैठ गया। उस आदमी एक फेस पर एक ब्लैक मास्क लगा था जिससे उसकी सिर्फ काली गहरी आंखें ही दिख रही थी। उसके मास्क पर केआर बड़े ही स्टाइल से बना था। उसके बैठे ही उसके गार्ड एक आदमी को घसीटते हुए लेकर आए। गार्ड बोला, बॉस ये आदमी इस ग्रुप का लीडर है जो कि अपनी जान बचा कर भाग रहा था। गार्ड की बात सुन जो आदमी कार के बोनट पर बैठा था उसके फेस पर एक खतरनाक स्माइल आ गई। आदमी कार के बोनट के ऊपर से उतरकर नीचे पड़े आदमी के पास आकर अपने खतरनाक आवाज में बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम केआर को मरने की कोशिश करो, नॉट बैड। केआर का नाम सुन नीचे पड़ा आदमी डर से कांपने लगा। वो आदमी दिखने में विदेशी लग रहा था। वो डरते हुए बोला, प्लीज फॉरगिव मी केआर, हम आपको मरना नहीं चाहते थे, ये सब गलती से हो गया, हमें तो किसी और को मरने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। उस आदमी की बात सुन केआर की आंखें गहरी हो गई। वो अपने भारी आवाज में बोला, किसे मरने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था तुम्हें? वो आदमी डरते हुए बोला, कियान रंधावा। वही कियान का नाम सुन अमर की आंखें गहरी हो गई जो कि केआर के पास ही खड़ा था। वही उस आदमी की बात सुन केआर जोर जोर से किसी शैतान की तरह हंसने लगा। वही उसकी हंसी की आवाज सुन अमर के साथ करके गार्ड भी डरने लगे। वो इस समय किसी जानवर से कम नहीं लग रहा था। केआर फिर अपनी हंसी को अचानक रोककर खतरनाक तरीके से बोला, कियान रंधावा पर हमला करने से पहले तुम्हें ये जान लेना चाहिए था कि केआर कौन है। बोल अपना मास्क निकाला। चांद के रोशनी में कियान किसी मॉन्स्टर से कम नहीं लग रहा था। उसके कपड़ों पर खून लगा था। वही कियान का फेस देख उस आदमी की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। कियान अपनी डरावनी आवाज में, किसने मुझे मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था तुम्हें? वो आदमी जानता था अगर वो कियान के सवाल का जवाब नहीं दिया तो कियान मार डालेगा, वही अगर दे दिया तो उसका बॉस मार देगा। उस आदमी को ना बोलता देख कियान अपने हाथों में लिए नोकीले हथियार से उसके गर्दन पर मारा जिससे खून नदी की तरह बहने लगा। इसी तरह कियान उस आदमी को टॉर्चर करने लगा। वो आदमी दर्द से कराहते हुए बोला, प्लीज डोंट किल मी, मैं बताता हूँ, मुझे वॉल्टन ने आपको मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था क्योंकि आपने उसके भाई को मारा था। वही वॉल्टन का नाम सुन कियान खतरनाक तरीके से बोला, लगता है उसे अपने भाई रॉबन के पास जाने की ज्यादा जल्दी है।
कोई बात नहीं, उसकी इस इच्छा को मैं बहुत जल्द पूरा करूंगा, बोल उस आदमी के सिर के बीचों बीच गोली चला दिया। अब तक कियान के गार्ड्स ने वहां पड़ी सारे बॉडी को ठिकाना लगा दिया था। कियान वहां से अपने गाड़ी में जाने को हुआ, तभी एक बॉडीगार्ड किसी को अपने साथ लेकर आया। फिर कियान के आगे कर बोला, बॉस ये लड़की वहां झड़ियों के पीछे छिपकर हमें कब से देख रही थी। गार्ड की बात सुन कियान उस लड़की को देखा जो कि दिखने में 19-20 साल की होंगी। फेस पर बाल होने के कारण उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी बॉडी डर से कॉप रही थी, उसके पैर भी थारथारा रहे थे। वो लड़की खुद से बड़बड़ाते हुए बोल रही थी, यहाँ मॉन्स्टर है, प्लीज गॉड सेव मी। मैं आपको कल पक्का प्रसाद खिलाऊंगी, प्लीज आज के लिए अपनी इस प्यारी सी बच्ची को बच्चा लो इन गंदे मॉन्स्टर से, बोल अपनी आंखें बंद कर ली। वही कियान जो कि उस लड़की को देख रहा था, उसको ये आवाज कुछ जानी पहचानी लगी, इसलिए कियान आगे बढ़कर उस लड़की का फेस ऊपर किया। उस लड़की का छोटा सा गोरा चेहरा चांद के रोशनी में चमक रहा था, उसके पिक और डर से कॉप रहे थे, उसके फेस पर सिर्फ और सिर्फ डर था। उस लड़की का फेस देख कियान थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन अपने फेस पर कोई एक्सप्रेशन आने नहीं दिया। वही वो लड़की जैसे ही अपनी आंखें खोल कियान का फेस देखी, वह डरते और चिल्लाते हुए बोली, प्लीज मिस्टर वैम्पायर मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मेरा खून बिल्कुल टेस्टी नहीं है, प्लीज छोड़ दो मुझे। वही उस लड़की की बात सुन कियान अपने कोल्ड वॉइस में पूछा, तुम यहाँ इस समय क्या कर रही हो। वही ये लड़की कोई और नहीं हमारी अवी थी। अब अवी यहाँ क्या कर रही थी वो तो आपको आगे ही पता चलेगा। अवी कियान की बात सुन डरते हुए बोली, वो मैं किसी को नहीं बोलूंगी कि आप एक वैम्पायर हो, आप लोगों का खून पीते हो, प्लीज मुझे छोड़ दो, ऐसे भी मैं तो कितनी पतली हूँ, मेरे अंदर तो पहले से ही खून की कमी है जिससे आपकी प्यास भी नहीं मिट पाएगी, इसलिए प्लीज आप छोड़ दो मिस्टर वैम्पायर जी। कियान अवी की बात सुन उसको अजीब नजरों से देखने लगा। अवी कियान का शैतानी रूप देख काफी डर गई थी। उसे तो यही लगा था कि कियान एक वैम्पायर है जिसने अभी अभी किसी जिंदा इंसान का खून पिया है। अवी अपनी आंखें में मासूमियत लिए डरते हुए से बोली, प्लीज मिस्टर वैम्पायर आप मुझे छोड़ दो, मैं तो कितनी बहुत छोटी हूँ, मुझसे आपकी भूख और प्यास बिल्कुल भी खत्म नहीं होंगी, बोल क्यूट से रैबिट जैसा फेस बनाकर कियान को देखने लगी। कियान अवी के मुंह से बार बार खुद के लिए वैम्पायर सुन गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, अगर तुम्हारे मुंह एक आवाज निकली तो मैं तुम्हें यही मार दूंगा। वही कियान के इतने तेज चिल्लाने पर अवी डर से 2 कदम पीछे हटकर हनुमान चालीसा बोलने लगी। वहां के शांति माहौल में अवी की आवाज गूंज रही थी। कियान अवी को फिर से डांटता उससे पहले अमर अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर कियान को देते हुए बोला, बॉस एक बार आप देख लीजिए। वही अमर के इस हरकत पर कियान अमर को जानलेवा नजरों से देखने लगा, फिर अमर के हाथ से उसका फोन लेकर अपना फेस देखा। तब जाकर उसको समझ आया कि अभी उसको क्यों एक वैम्पायर समझ रही थी। कियान का रिएक्शन देख अमर भी मुंह दबाकर हंसने लगा था। वही हाल वहां पर खड़े गार्ड्स का था। कियान के पूरे फेस पर ब्लड के छींटे थे, उसके मुंह के पास ब्लड कुछ इस तरह से लगा था जिसे देख किसी को भी लेगा कि उसने अभी अभी किसी का खून पिया हो। अमर खुद के हंसी को कंट्रोल कर कियान को पानी का बोतल दिया। कियान पानी से अपने फेस को साफ किया, फिर अपना ओवरकोट उतर दिया क्योंकि उसमें भी खून लगे थे। अपने आप को साफ कर कियान अभी से अपनी भारी आवाज में पूछा, अब बताओ तुम यहाँ इस समय क्या कर रही हो। कियान की बात सुन अभी अपना सिर उठाकर कियान के हैंडसम फेस को देखी जो कि चांद के रोशनी में कहर ढा रहा था। इस समय वो किसी कामदेव से कम नहीं लग रहा था। कुछ देर के लिए तो अभी भी कियान के हैंडसम फेस में खो गई, तभी उसे याद आया अभी ने कुछ दिन पहले एक वैम्पायर वाला वेब सीरीज देखी थी, उसमें भी वैम्पायर बहुत हैंडसम था। वो वैम्पायर लड़कियों को अपने हैंडसम फेस का यूज कर पहले अपने प्यार के जाल में फंसाता था, फिर उनका खून पीकर उसे मार डालता था। अभी अपने ख्याल से बाहर आते ही डरते हुए जोर से बोली, नहीं, मुझे मरना नहीं। वो मैंने ये नहीं देखा है कि आपने कैसे एक आदमी का खून पिया है, सच्ची मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि आप एक वैम्पायर हो, प्लीज मुझे जाने दो। वही अवी के मुंह से फिर से वैम्पायर सुन इस बार कियान जोर से चिल्लाते हुए बोला, अपनी बकवास बंद कर और ये बताओ तुम इस समय यहाँ क्या कर रही हो। अभी तो कियान के खतरनाक आवाज से डरकर कांपने लगी, फिर खुद को संभाल कर डरते हुए बोलना स्टार्ट की। फ्लैशबैक कॉलेज में जब अवी और आरोही को अपने डिजाइन प्रोफेसर को दिखाए तो उन्होंने दोनों कुछ इंस्ट्रक्शन दिया, अपने डिजाइन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह दो को कॉलेज में लेट हो गया। कॉलेज से निकलते हुए 6:30 बज गए। जैसे ही दोनों कॉलेज से बाहर आए, अभी आरोही से, आरू यार मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, चलना पहले कुछ खा लेते हैं उसके बाद घर के लिए निकल जाएंगे।
आरोही को भी भूख लगी थी, इसलिए वो भी अवी की बात मानकर पास वाले कैफे चली गई। खाना खाने के बाद अवी अपने ड्राइवर के साथ पहले आरोही को घर छोड़ने गई। फिर उसके बाद उसकी कार मेंशन के लिए निकल गई। अवी पहले ही घर पर इन्फॉर्म कर दी कि उसको घर आने में थोड़ा लेट होगा। अब तक रात को 8 बज चुके थे। अवी घर जा रही थी, तभी रास्ते में गाड़ी बंद हो गई। गाड़ी को रुकता देख अवी ड्राइवर से, क्या हुआ अंकल, गाड़ी क्यों रुक गई? ये ड्राइवर काफी पुराना था, इसको अवी हमेशा अंकल ही बोलती थी। ड्राइवर, बेटिया सयाद, गाड़ी में पानी खत्म हो गया, मैं चेक करता हूँ। गाड़ी चेक करने पर पानी सच में खत्म हो गया था। गाड़ी में पानी नहीं था, इसलिए ड्राइवर बोला, बेटा आप गाड़ी के अंदर ही रुको, यहाँ से 10 मिनट के रास्ते पर एक दुकान है, वहां से हम पानी लेकर आते हैं। अभी भी ड्राइवर की बात मान गई। ऐसे भी अगर कोई और गाड़ी घर से मंगवाती तो भी उसको आने में कम से कम 25 मिनट लग ही जाता, इसलिए कार ठीक होने का वेट करना ही ठीक लगा। ड्राइवर जाने से पहले अपना फोन निकालकर किसी को एक सिग्नल भेजा, फिर साथ में एक मैसेज भी भेजने के बाद अवी को कुछ समझाया। दरअसल किसी को ये बात पता नहीं है, लेकिन आहान के हर फैमिली मेंबर के पीछे उसके ब्लैक आर्मी के गार्ड होते हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए। ड्राइवर बस उन्हीं को सिग्नल दिया ताकि वो लोग अवी को दूर से ही प्रोटेक्ट कर सकते। अवी ड्राइवर का इंतजार कर रही थी, तभी उसको किसी के चिल्लाने की आवाज आए। आवाज सुन अवी उस आवाज के दिशा में आगे बढ़ी, तभी वह देखी कि एक आदमी दूसरे आदमी के गर्दन से खून पी रहा है। हुआ यूं कि जैसे ही कियान उस आदमी के गर्दन पर नुकीले हथियार से मारा, उस आदमी का ब्लड उड़कर कियान के फेस और मुंह पर पड़ा। वही अवी को दूर से देखने में यही लगा कि कियान एक वैम्पायर है जो रात में किसी का खून पी रहा है। ये सब देख अवी डर के मारे झरियों में छिप गई, लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि उसी समय कियान के एक गार्ड की नजर उस पर पड़ गई और वो अवी को कियान के पास ले आया। फ्लैशबैक एंड अवी की बात सुन कियान ने एक राहत की सांस ली, क्योंकि उसको यही लग रहा था कहीं अवी उन लाशों को ना देख ली हो जो कि थोड़ी देर पहले था। कुछ भी हो, अवी थी तो एक 19 साल की बच्ची ही ना। अगर अवी अपनी आंखें से वो खूनी मंजर देख लेती तो शायद उसको सदमा लग सकता था, जो कि उसके लिए सही नहीं था। कियान के आदमी ने पहले ही वहां से लाशों के साथ खून को भी साफ कर किया, जिससे अवी ये सब नहीं देख पाए। उसका ध्यान तो सिर्फ वैम्पायर पर था। कियान अवी से, लिटिल रैबिट गाड़ी में बैठो, तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। कियान की बात सुन अवी डरते हुए, वो, मैं चली जाऊंगी, ड्राइवर अंकल अब तक आ गए होंगे, बोल वहां से भागने लगी। अवी थोड़ा आगे भी बढ़ी थी कि कियान उसको कमर से पकड़कर गुस्से में बोला, चुपचाप मेरे साथ चलो, बोल अवी को अपने कार में बिठा दिया, फिर खुद भी बैठ गया। कियान के बैठने के बाद कार स्टार्ट हो गई। कार में अवी एकदम डोर से चिपक कर बैठी थी। उसे डर था कहीं ये वैम्पायर उसे खा ना जाए। वही कियान आंखें अवी की इन हरकतों को देख छोटी हो गई। वो यही सोच रहा था कि क्या ये नॉर्मल है भी या नहीं, वैम्पायर रियली, वो भी इस जमाने में। कियान कार का पार्टीशन ऑन कर अवी को अपने गोद में बिठा लिया। कियान के इस एक्शन से अवी की दिल की धड़कन तेज हो गई, जो कि कियान भी सुन पा रहा था। कियान अपने फेस को अवी के गर्दन में छिपा लिया। कियान की हरकत देख अवी की मनाव जैसी सांसें ही रुक गई। वो रोनी सूरत बनाकर मन में बोली, भगवान जी, अपने ये सही नहीं किया मेरे साथ। मैंने तो अभी अपनी जिंदगी को जीना स्टार्ट ही की थी और आपने मेरे ऊपर का टिकट इतने जल्दी में काट दिया। अब तो जल्दी ही मैं मरने वाली हूँ, प्लीज मुझे बचाओ। लो, मैं इतनी जल्दी इस वैम्पायर के हाथों से मरना नहीं चाहती हूँ, बोल अपनी दोनों हाथों को जोड़ भगवान का नाम लेने लगी। कियान अपनी आंखें बंद कर अवी के अंदर से आने वाली खुशबू को महसूस कर रहा था। उसको अवी के पास और उनके खुशबू से सुकून मिला रहा था। तभी उसे अवी की डर से भरी आवाज आई जो बोल रही थी, मिस्टर वैम्पायर जी प्लीज मेरा खून मत पियो, मैं तो कितनी छोटी हूँ और मेरा खून भी टेस्टी नहीं है, इसलिए प्लीज आप मुझे छोड़ दो। कियान अपने फेस को अवी के गर्दन से निकालकर उसके फेस को देखा जिस पर डर था। कियान की नजर अवी के ओठों पर गई जो कि डर से थार थार रहे थे। वही अवी की हालत देख कियान का गला सूखने लगा। कियान का दिल अवी को किस करने का कर रहा था। कियान एक तिरछी स्माइल कर अवी को देखा जो कि उसे ही देख रही थी। कियान अवी से, अब तो मुझे तुम्हें टेस्ट करना ही पड़ेगा, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि तुम्हारा टेस्ट कैसा है, बोला। अपना एक हाथ अवी के सिर के पीछे और दूसरा हाथ कमर पर रख दिया। अवी कुछ समझती उससे पहले कियान अपने ओठों को अवी के ओठों पर रख उसको किस करने लगा। कियान के इस हरकत पर अवी की आंखें बड़ी हो गई, लेकिन तुरंत अवी होश में आकर कियान को धक्का देने लगी, लेकिन कियान पर कोई असर नहीं हुआ। कियान तो अवी के मुंह में अपना जीभ डालकर पूरे मुंह को एक्सप्लोर कर रहा था। 15 मिनट किस करने के बाद
अवी को जब सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तब जाकर कियान अवी को छोड़ा। कियान के छोड़ते ही अवी लंबी लंबी सांसें लेने लगी, उसका पूरा फेस लाल हो गया था, जिसे देख कियान का मन अवी को फिर से किस करने होने लगा, लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर दिया। अवी खुद को संभालने के बाद रोने लगी। अवी को रोता देख कियान उसको चुप कराते हुए बोला, HYYY लिटिल रैबिट तुम रो क्यों रही हो? अवी रोते हुए, अब मैं अपने होने वाले पति को क्या मुंह दिखाऊंगी, उसको क्या बोलूंगी कि मेरा फर्स्ट किस एक वैम्पायर ने ले लिया, बोल कियान के सीने पर मारने लगी। वही कियान पहले अवी की ये फर्स्ट किस थी ये जानकर बहुत खुश हुआ, लेकिन जैसे ही ये सुना कि अवी किसी के लिए अपनी किस रखना चाहती थी, उसको गुस्सा आने लगा। कियान गुस्से में अवी से बोला, लिटिल रैबिट, आज के बाद मेरे अलावा अगर तुमने कभी किसी के बारे में सोचा या कोई तुम्हारे करीब आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तब तुम मिलोगी रियल मॉन्स्टर से। कियान की बातें में कुछ ऐसा था जिसको महसूस कर अवी अपना रोना बिल्कुल बंद कर कियान को देखने लगी। अवी से खुद को यूं देखता पाकर कियान अवी के ओठों पर अपने अंगूठे से रब करते हुए सुडिक्टिव टोन में बोला, तुम्हारे ये लिप तो ब्लड से भी ज्यादा टेस्टी है, अब मुझे यही चाहिए। फिर अवी के क्यूट चेहरे को देखते हुए अपनी खतरनाक आवाज में बोला, अगर तुम मुझे अपने लिप को टेस्ट नहीं करने दोगी तो मुझे अपना प्यास तुम्हारा ब्लड पीकर बुझाना होगा, अब फैसला तुम्हारा है लिटिल रैबिट। कियान की बात सुन अवी डरते हुए बोली, प्लीज मिस्टर वैम्पायर आप मेरा खून मत पीना, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, आप मुझे किस करके अपनी प्यास शांत कर लेना। अवी की मासूमियत भरी बातें सुन कियान के फेस पर एक ना दिखने वाली स्माइल आ गई। कियान अवी के बाल और ड्रेस को ठीक कर उसके फरहेद पर किस कर बोला, आज जो कुछ भी हुआ वो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अवी भी हाँ में सिर हिला दी। अवी को तो यही लगा कि कियान अपने वैम्पायर होने की सच्चाई सबसे छुपाने को बोल रहा है। अब तक कार अग्निवंशी मेंशन गया था। कियान जैसे ही अवी को कार से निकलने वो बोला, वो निकलकर ऐसे भागी जैसे कि अगर वो एक सेकंड भी रुकी तो कियान उसका खून पी जाएगा। अवी को ऐसे भागता देख कियान के फेस पर स्माइल आ गई। कियान अवी को देखते हुए बोला, लिटिल रैबिट तुम अभी भी वैसी ही हो जैसी 12 साल पहले थी। बोल अपनी आंखें बंद कर किसी ख्याल में खो गया। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।